हेलो एवरीवन, डीजी एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा आज मैथ्स का 5th चैप्टर है, तो चलिए हम इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारे मैथ्स का चैप्टर 5 है जिसका नाम है न्यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। शब्द ज्यामिति यानी ज्योमेट्री जो है वो यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मेट्रीन से मिलकर के बना है। कौन दो शब्दों? जियो और मेट्रीन से मिलकर के। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, भूमि, और मेट्रिन का अर्थ होता है मापना, यानी कि भूमि को मापना। भूमि को मापना क्या होता है? वो होता है जियोमेट्री। जियो मतलब पृथ्वी और मेट्रिन मतलब मापना। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ। गणित की इस शाखा का अध्ययन विभिन्न रूपों में प्रत्येक प्राचीन सभ्यताओं द्वारा किया जाता है, चाहे वह मिस्र की हो, बेबीलोन की हो, चीन की हो, भारत की हो, यूनान की हो या इनकाज की हो। ठीक है, इन सभ्यताओं के लोगों को अनेक व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, जिसमें ज्यामिति के विकास की विभिन्न प्रकार से आवश्यकता पड़ी। यानी कि क्या है कि जब भी किसी भी सभ्यता का विकास हुआ है तो उसके लिए क्या है, हमें उसका विकास करने के लिए कुछ आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, उसके लिए हमें मापन करना पड़ा। तो मापन हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास विभिन्न आकृतियाँ थी। ठीक है, तो आकृतियों का मापन, हर प्रकार की आकृति का मापन एक समान नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या, हमें यहाँ पे ज्यामिति की आवश्यकता पड़ी। उदाहरण के तौर पर जब भी नील नदी में बाढ़ आती थी तो विभिन्न भूमि स्वामियों के संलग्न खेतों के बीच की परिसीमाओं को अपने साथ बहाकर ले जाती थी। इन बाढ़ों के बाद इन परिसीमाओं को पुनः बनाया जाता था। इस कार्य के लिए मिस्रवासियों ने सरल क्षेत्रफल परिकलन करने के साथ ही सरल रचनाएं करने के लिए अनेक ज्यामितीय तकनीकें और नियम विकसित किए। उन्हें ज्यामिति के ज्ञान का उपयोग अन्न भंडारों के आयतन निकालने तथा नहरों और पिरामिडों का निर्माण करने में एवं कटे हुए पिरामिड का आयतन ज्ञात करने का सही सूत्र ज्ञात हुआ। ठीक है, उससे वो सूत्र भी जान गए। ये देखिए, ये कटा हुआ एक पिरामिड है। पिरामिड एक ऐसी संरचना होती है जो एक त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशन होती है, यानी कि 3D फॉर्म में होती है। ठीक है, जिसके पास अपनी ही एक लेंथ होती है, एक हाइट होती है और एक ब्रेथ होती है, यानी एक चौड़ाई होती है, एक लंबाई होती है और एक ऊंचाई होती है। तो ये क्या होता है? ये हमारा एक प्रकार का, इसको हम कहते हैं पिरामिड। ठीक है, ये हमारा पिरामिड कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे आप जानते हैं कि पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसके आधार एक त्रिभुज या वर्ग का कोई एक अन्य बहुभुज भी होता है। ठीक है, जिसके पार्श्व फलक या ऊपरी एक ही बिंदु पर मिलने वाले त्रिभुज होते हैं। तो आपको इतनी पॉइंट लाइन जो है अंडरलाइन कर लेनी है अपनी कॉपी में। पिरामिड क्या है? एक ठोस आकृति है जिसका आधार एक त्रिभुज या वर्ग या फिर कोई ऊपर का अन्य बहुभुज होता है, जिसके पार्श्व फलक या ऊपर एक ही बिंदु पर मिलाने वाले त्रिभुज होते हैं। तो ऐसी संरचनाओं से जो संरचना बनती है उसे हम पिरामिड कहते हैं। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इत्यादि की खुदाइयों से यह पता लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व में ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया था। अब देखिए, वहाँ पे क्या था ना, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जो सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, उसमें इस प्रकार की नगर योजना पाई गई है जिससे पता चलता है कि उन लोगों को ज्यामिति का बहुत अच्छा ज्ञान था और उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। वहाँ पे क्या है, भूमिगत अच्छी सी नालियाँ बनी हुई हैं पूरी, जैसे हम आजकल की देखते हैं ना सिटीज़ होती हैं कि पूरी प्लान के साथ बनती हैं कि घर बने और कहाँ पर हमें नाली देनी है, कहाँ पर क्या देना। तो वैसा पूरा प्लान जो है घर और वहाँ के क्षेत्र नगर पूरा बसाया गया था। तो इससे पता चलता है कि उन लोगों को ज्योमेट्री की बहुत अच्छी नॉलेज थी। आगे देखिए, एक और उदाहरण दे रखा है जैसे कि ईंटों का लेकर के, कि ईंटों का लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात वहाँ पे 4:2:1 हुआ करता था। यानी कि उनको अगर इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती तो वो कैसे बनाते इस प्रकार के आकार में। ठीक है, आगे ये सब सेम वैसे ही बाकी थ्योरी है कि वहाँ क्या क्या ऐसे प्रमाण पाए गए हैं जिनसे ये बात पता चलती है कि वहाँ पे ज्यामिति का ज्ञान था उन लोगों को। तो इसको बस ये एक थ्योरी है जिसे आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। न्यूक्लिड्स की परिभाषाएं, अभिग्रहक और अभिधारणाएं, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस चैप्टर में। ठीक है, न्यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं, यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है। देखिए, न्यूक्लिड के समय के यूनानी गणितज्ञों ने ज्यामिति को उस विश्व का एक सिद्धांतीय प्रतिमान सोचा जिसमें वे रहते थे। बिंदु, रेखा, तल या पृष्ठ इत्यादि की अवधारणाएं उस वस्तुओं से स्थापित की गई जो उनके आसपास थी। आकाश और उनके आसपास के ठोसों के अध्ययनों के आधार पर
एक ठोस वस्तु की सिद्धांतीय ज्यामितीय अवधारणा विकसित की गई। एक ठोस का आकार होता है, माप और स्थिति होती है तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसकी परिसीमाएं पृष्ठ कहलाती हैं। देखिए, ठोस, द्रव और गैस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है ना। तो ठोस, बस ये एक प्रकार का उसी ठोस की बात हो रही है यहाँ पर। अब जैसे कि ठोस क्या, अगर हम कोई एक ईंट भी बनाते हैं, यहाँ पर ये एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा कोई एक बॉक्स हो गया, ठीक है। ये हमारा एक बॉक्स बन गया, तो ये एक ठोस है, ठीक है। बॉक्स क्या, एक ठोस है। अब इसका क्या है, इसकी एक स्थिति है, इसको हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और क्या है, इसकी जो पृष्ठ है, यानी कि इसकी ये जो सरफेस आपको दिख रही है, ये जो सतह दिख रही है, ये जो दिख रही है, ठीक है। तो इसकी पृष्ठ जो है, परिसीमाएं इसकी पृष्ठ कहलाती हैं। अब आगे बात करते हैं। तो ये आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करती है और इनकी कोई मोटाई नहीं होती। पृष्ठों की परिसीमाएं वक्र या सीधी रेखाएं होती हैं। इनकी रेखाओं के सिरे बिंदु होते हैं। अब आगे देखिए क्या है, आगे इसमें जो बहुत ज़रूरी बातें कही गई हैं वो ये परिभाषाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पहली परिभाषा है कि एक बिंदु वह है। बिंदु क्या होता है, बिंदु, ये बिंदु हमने बना दी, ये हमने बिंदु बना दी। तो बिंदु होता क्या है, देखो, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। यानी ये जो हमने बिंदु बनाई है, इसकी ना ही कोई लंबाई है, ना ही कोई चौड़ाई है, ठीक है, ना ही कोई ऊंचाई है। तो कोई भी इसका भाग नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। तो बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, जिसका कोई भाग नहीं होता। फिर दूसरा है रेखा के बारे में। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। चौड़ाई रहित लंबाई यानी रेखा क्या होता है, देखो, बिंदु वो है जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। रेखा क्या है, रेखा ऐसे हम खींचते हैं, ठीक है। तो रेखा की कोई मोटाई नहीं होती है, चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है। वो क्या होती है, एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है, बस वो एक लंबाई होती है, उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, वो रेखा कहलाती है। तीसरी पॉइंट है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। जब भी हम कोई रेखा खींचते हैं, ये हमने जो एक रेखा खींची थी, ठीक है, अभी ये जो ऊपर हमने रेखा खींची, इसके दो सिरे होंगे, तो वो क्या है, जो दो सिरे होते हैं रेखा के, वो एक बिंदु होते हैं। भाई कभी भी हम कोई रेखा खींचते हैं तो क्या करते हैं, हमें उसके लिए दो बिंदु चाहिए होते हैं। हम इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं तो वो एक रेखा बन जाती है। तो रेखा के दो सिरे क्या होते हैं, वो बिंदु होते हैं। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, यानी कि एक रेखा में दो बिंदु होते हैं। चौथा पॉइंट है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा होती है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित रहती है, ठीक है। क्या होता है, मतलब एक जब हम एक सीधी रेखा की बात करते हैं तो यहाँ पे बिंदु कहाँ होते हैं, बिंदु भाई रेखा के अंत पे ही होते हैं, ठीक है। तो रेखा सिरों के अंत पे जब होंगे तो क्या होगा, बिंदुओं के साथ ही तो वो सीधी स्थिति में होगी, यानी बिंदु सीध में है तभी तो रेखा भी सीध में है। बस यही बात यहाँ पर कही जा रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। क्योंकि सतह क्या चीज़ होती है, सतह 2D होती है, ना कि 3D। जैसे कि अभी मैंने आपको एक बॉक्स बनाकर दिखाया था इस तरीके का। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इस पूरे की बात करेंगे तो पूरे का आयतन निकाल सकते हैं हम, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, इसमें सभी चीज़ें विद्यमान हैं। लेकिन अगर बॉक्स की सिर्फ एक सतह की बात की जाए तो ये पृष्ठ यानी एक सतह कहलाता है, एक भाग, जिसमें क्या होती है, एक लंबाई और चौड़ाई, यानी कि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है पृष्ठ में, ठीक है। तो पृष्ठ होती है वह सतह। अब बात करें किनारों की, पृष्ठ के किनारे क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं। किसी भी पृष्ठ के किनारे रेखाएं, सीधी सी बात है, एक लंबाई एक चौड़ाई है, तो इसकी पृष्ठ, ये पूरा पृष्ठ है, तो इसके जो किनारे हैं ये और ये क्या है, रेखाएं ही तो हैं। तो वही बात तो कही जा रही है। फिर आगे एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। यानी कि जो समतल पृष्ठ होता है, बराबर पृष्ठ, जो हमने सेम अभी हम यही वाला उदाहरण लेकर चलते हैं। तो समतल पृष्ठ क्या होता है कि समतल पृष्ठ पे हमेशा सीधी रेखाओं के साथ वो चलता है, यानी ये सीधी रेखा जो इसके ऊपर जा रही है इसके साथ ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, तो सीधी रेखाओं के साथ ही समतल पृष्ठ चलता है। तो आई होप आपको ये सातों पॉइंट बहुत क्लियर समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, यदि आप ध्यानपूर्वक इन परिभाषाओं को देखें तो आप पाएंगे कि कुछ पदों जैसे कि भाग, चौड़ाई, लंबाई, सपाट रूप से इत्यादि को स्पष्ट रूप से आगे और अधिक समझाने की आवश्यकता है। अब उदाहरण यहाँ पर एक दे रखा है, जैसे बिंदु की परिभाषा पे अगर हम विचार करते हैं जो न्यूक्लिड ने दी है, इस परिभाषा में एक भाग को परिभाषित करने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि हम यहाँ परिभाषित करें कि एक भाग वह है जो क्षेत्र घेरता है, तो हमें पुनः क्षेत्र को परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। अतः एक वस्तु को परिभाषित करने के लिए आपको अनेक वस्तुओं को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे बिंदुओं की, ठीक है, अगर एक बिंदु की, तो अगर कहना है ये बिंदु कितना स्थान घेर रही है,
ये बिंदु इस पेज पे कितना स्थान घेर रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये बिंदु किससे अब संबंधित हो गया, क्षेत्रफल से। तो अब हम क्षेत्रफल के बारे में जानकारी ज्ञात करेंगे, और क्षेत्रफल किससे मिलकर बना है, लंबाई और चौड़ाई से मिलकर के बना है। तो अब हमें इस पर भी विचार करना होगा। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक चीज़ को परिभाषित करने के लिए और कई चीज़ों की परिभाषाओं की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, बिना किसी अंत के परिभाषाओं की एक लंबी श्रृंखला प्राप्त हो सकती है। इन्हीं कारणवश गणितज्ञों द्वारा यह सुविधाजनक पाया गया है कि कुछ ज्यामितीय पदों को अपरिभाषित मान लिया जाए। इसीलिए बिंदु को यहाँ पर क्या किया गया है कि बिंदु को कह दिया गया उसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना कुछ है। ठीक है, इस विधि से हम एक बिंदु की ज्यामितीय संकल्पना का ऊपर दी गई परिभाषा की तुलना में एक बेहतर अंतर्ज्ञानात्मक आभास प्राप्त करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही उदाहरण दे रखे हैं, अब यहाँ से बात करते हैं। न्यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की है। ठीक है, स्पष्टता, सर्वव्यापी सत्य, ये कहा गया है कि मतलब कुछ सत्य हैं जो सभी जगह पर सत्य है, उसे ही सत्य मान लेना चाहिए। मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो सब जगह पर सेम नहीं, वो चेंज नहीं होंगी कंट्री के साथ, ना ही जो है किसी एटमॉस्फेयर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ वो बदलेंगे नहीं, जैसे वैसे रहेंगे। अब देखिए, जैसे वर्ग अभिग्रहित और अभिधारणाएं। अब ये क्या होता है, अभिग्रहित और अभिधारणाएं? देखो, उन्होंने अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया है जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित हैं। जो ज्यामिति से संबंधित हैं वो अभिधारणा है। ठीक है, और दूसरी ओर सामान्य अवधारणाएं जिन्हें अभिग्रहित कहा जाता है, वे कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से ही विशिष्ट संबंध नहीं था। यानी उन्हें सिर्फ ज्यामिति से संबंध नहीं है, उनको और भी चीज़ों में प्रयोग में लाया जा रहा है गणित में, वो अभिग्रहित होती है। अभिग्रहित किन दो शब्दों से बना है भाई, अभि प्लस ग्रहित से। ग्रहित मतलब जो ग्रहण की गई हो। ठीक है, अभि और ग्रहित दो चीज़ें हैं ना इसमें, अभिग्रहित में। तो ग्रहित बना है ग्रहण से। ठीक है, ग्रहण मतलब कि जो हम ग्रहण कर लें, जो हम ले लें, जो हम स्वीकार लें, वो होती है बात अभिग्रहित। ठीक, और अभिधारणा क्या है, जो कि परिकल्पनाएं हैं, जो कि कल्पनाएं हैं आपकी ज्यामिति से संबंधित। अभिग्रहित और अभिधारणाओं की और अधिक जानकारी के लिए अब यहाँ पर देखेंगे हम आगे का पॉइंट। देखो, न्यूक्लिडो के कुछ अभिग्रहितों को बिना उनके द्वारा दिए क्रम में नीचे दिया गया। देखिए, जैसे पहला उन्होंने कहा वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। देखो, अब इस पॉइंट को समझते हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। कैसे? देखो, जैसे कि हमारे पास एक बॉल है। ठीक है, एक बॉल है तो वो क्या होगी, सेम बॉल, सेम ब्रांड की, सेम MRP की, सेम दुकान से हमने ली है, तो वो दूसरी बॉल भी अगर हम खरीदेंगे तो वो मुझे सेम ही देगा ना, डिफरेंट थोड़ी ना दे देगा भाई। एक मूल्य पर एक समान मिलेगी। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करना। तो ये कह रहा है जो वस्तु एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। मैंने एक बार में एक बॉल खरीदी थी, फिर दोबारा मैंने 2 बॉल खरीदनी। ठीक है, लेकिन क्या है, जो ये वाली बॉल थी वही ये वाली बॉल के बराबर थी। इन दोनों का क्या था, इन दोनों का बॉल होता है 3D फॉर्म में। ठीक है, दोनों का आयतन बराबर था, यानी कि दोनों का आयतन बराबर था, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर था। तो ये बॉल इस बॉल के बराबर थी। तो जो हमने तीसरी बॉल खरीदी वो भी तो इसके बराबर होगी। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों वे एक दूसरे के भी बराबर होती है। अगर ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगी ना। ठीक है, अगर ये बराबर है इसके, ठीक है, ये बराबर है इसके, तो ये भी तो बराबर होगी इसके, तो ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है। इसी प्रकार से ये इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर, यानी ये सभी आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट न्यूक्लिड के अनुसार यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। कैसे? देखो, अब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 22 लिख देते हैं। ठीक है, इसे एक नॉर्मल डिजिट से हम समझते हैं। तो क्या है, अगर हम 11 और 11 लिखें, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, पूरा योग जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर हैं, तो 11 बराबर 11 है और इनका योग क्या है, ये तीसरी संख्या के बराबर है। तो बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है।
अब इसे मैंने इस एग्जाम्पल से समझाया। अब ये है ज्यामिति की बात, तो ज्यामिति की बात में देख लें तो जैसे कि ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ठीक है। और वर्ग को दो आयत में अगर विभक्त कर दें तो क्या होगा, ये दोनों आयत एक बराबर हो जाएंगे। जितना साइज इसका होगा उतना ही साइज इसका होगा, चाहे बात एरिया की करें, लेंथ की करें, चाहे ब्रेथ की करें, है ना। लंबाई चौड़ाई या क्षेत्रफल किसी भी चीज़ की बात करें, दोनों का समान होगा। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो वो पूरे संपूर्ण का निकल आएगा। तो क्या है, बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर हो गया, ठीक है। तो ये मुझे लगता है इतने एग्जाम्पल से ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट है, जैसे यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। अगर बराबरों को बराबरों में से घटा दें तो शेषफल भी बराबर हो जाएगा। फिर चौथा पॉइंट इसी तरीके का है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर परस्पर संपाती हों, संपाती क्या होता है, तो संपाती रेखाओं का मतलब होता है जो एक दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक रेखा ये बनाऊं और इसके ऊपर ही मैं एक और सेम रेखा खींच दूं तो ये क्या हो गई, परस्पर संपाती हो गई। तो वे रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं उन्हें संपाती कहते हैं। तो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे भी हमने क्या किया था, अभी हमने ये बनाया था एक यहाँ पर ये रेक्टेंगल बना दिया, तो इसको हमने दो पार्ट कर दिया। अब ये क्या है, ये तो अगर हम बीच से काट के दो बॉक्स इनको कर दें तभी ये एक ही भाग को काट कर बनाई गई हैं, तो एक ही समान होंगी बीच से अगर हैं, तो ये परस्पर संपाती हैं और एक समान है। बात है पांचवा, पूर्ण अपने वर्ग से भाग से पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण मतलब क्या है, पूर्ण का मतलब बात है यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ की, ठीक है। पूर्ण मतलब संपूर्ण पृष्ठ की बात है, लेकिन अपने वो एक भाग से तो हमेशा बड़ा होता है ना, तो पूर्ण क्या होता है, हमेशा भाग से बड़ा होता है। फिर एक ही वस्तुओं के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। भाई एक ही जैसी वस्तुएं हैं दो, ठीक है, ये दो हो गई। अब इनको अगर दो गुने भी ले लो, इसके दो गुने ले लिए, मान लीजिए इसके भी दो गुने हो जाएंगे, तो ये भी तो बराबर होगा ना, क्योंकि इनके मान बराबर हैं इसलिए एक प्रकार से बराबर होंगे। दो गुने भी बराबर होंगे और इन वस्तुओं के आधे भी बराबर होंगे। तो आधा करेंगे तो भी बराबर, दुगना करेंगे तो भी बराबर। तो ये क्या है, न्यूक्लिड के अभिग्रहित हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और आपके लिए भी। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, न्यूक्लिड ने क्या क्या कहा है अभिग्रहितों में, ठीक है। ये कॉमन सी बात है, जनरल सी बात है। वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर हो, एक ही वस्तु जो दो वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर होती है वो आपस में बराबर होती हैं। बराबर को बराबर में जोड़ते हैं तो पूर्ण भी बराबर होता है, बराबर को बराबर में घटाते हैं तो शेषफल भी बराबर होता है। वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तु के दुगने बराबर होते हैं और आधे भी बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ये सभी अवधारणाएं किसी प्रकार की परिमाणों के संदर्भ में कही गई हैं। पहली सामान्य अवधारणा को समतलीय आकृतियों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, अगर आपने नहीं समझ में आया तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब देखते हैं हमें अभिधारणा। जैसे पहली अभिधारणा है, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि अभिधारणा हमें बताती है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कम से कम एक रेखा अवश्य खींची जा सकती है। जैसे ये दो बिंदु दे रखे हैं तो हम इनसे एक रेखा खींच सकते हैं, परंतु यह ज्ञात नहीं होता कि एक से अधिक सीधी रेखाएं नहीं हो सकती। परंतु समस्त कार्यों में न्यूक्लिड ने बिना कुछ बताए या बार बार कल्पना की है कि दो भिन्न बिंदुओं से अद्वितीय रेखा भी खींची जा सकती है। इस परिणाम को एक अभिग्रहित के रूप में नीचे दे रहे हैं। जैसे अभिग्रहित 5.1 नाम दिया गया है, जैसे दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो ये क्या है, ये अभिग्रहित है, ये है अभिधारणा और ये अभिग्रहित बनाई गई है यहाँ पर। तो इस तरीके से इसमें और अभिधारणाएं दे गई हैं, आप ये अभिधारणाएं पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की यहाँ पे अभिधारणाएं काफ़ी सारी दे रखे हैं और ये पूरा एक थ्योरी चैप्टर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमें यहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है। आप इसे पढ़ सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 5.1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में क्या है, हमें कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं ये बताने हैं। जैसे पहला पूछा गया है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो हमें ये बताना है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो हम कहते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि एक बिंदु से हमने ये एक खींची है, फिर यहाँ से हम इसी बिंदु से तो अन्य रेखाएं भी तो खींच सकते हैं। एक ही बिंदु से तो हम कई रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक असत्य हो जाएगा कि एक ही बिंदु से केवल एक ही रेखा नहीं खींची जा सकती, अनेक खींची जा सकती हैं। तो पहला वाला क्या हो गया, हमारा असत्य हो गया।
बात करें दूसरे की, तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। देखो भाई, दो भिन्न बिंदु में हैं तो इनसे हम असंख्य रेखाएं खींचेंगे क्या? हम इनसे एक ही रेखा खींचेंगे, क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाने वाली क्या होती है? एक सीधी रेखा होती है। तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, तो ये बात क्या है? ये बात यहाँ पर, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, ये असत्य हो जाएगा। ये भी असत्य और ये भी असत्य। फिर यहाँ पे तीसरा कहता है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो शांत रेखा क्या अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है? तो इसके लिए हम यहाँ पे ये वाला अभिधारणा देखते हैं, जहाँ पर ये कहा गया है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप एक बार जो है इस थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया है कि आंसर यहाँ पे सत्य होना चाहिए या असत्य होना चाहिए। तो यहाँ पे उत्तर आपका सत्य हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से चौथा, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। अगर दो वृत्त बराबर हैं तो क्या उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी? तो हाँ, बिल्कुल उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, तभी वो वृत्त बराबर कहलाएगा। क्योंकि वृत्त क्या होता है? एक 2D फॉर्म होता है। तो 2D में क्या होता है? हमारा क्षेत्रफल या बराबर होगा या और क्या बराबर होगा? उसकी हमारी त्रिज्या और व्यास की बात होगी बस। तो क्या होगा? दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। फिर है, यदि आकृति 5.9 में ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगी? आकृति देखते हैं। ए बी क्या है? पी क्यू के बराबर है। ठीक है, और पी क्यू क्या है? एक्स वाई के बराबर है। तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर है? अच्छा, प्रश्न ये कहता है कि ये रेखा इस रेखा के बराबर है और ये रेखा इस रेखा के बराबर है, तो क्या ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी? तो हमने, जैसा हमने शुरू में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर रेखाएं बराबर हैं, अगर दो रेखाएं तीसरी रेखा के बराबर है तो वे आपस में भी एक दूसरे के समान होंगी। इसी प्रकार क्या होगा? ये उत्तर यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये सत्य है हमारा, ये सत्य है हमारा, ये सत्य है और ये असत्य और ये असत्य है। तो हमने ये 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब इस कंप्लीट नहीं की, सॉरी, अभी आगे और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे दे रखा है कि निम्न पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। तो परिभाषाएं पूछी गई है, जैसे समांतर रेखाएं क्या होता है, लंब रेखाएं क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग के बारे में पूछा गया है। ठीक है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो समान अंतर पर एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, परस्पर एक दूसरे के साथ चलती हैं, लेकिन समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को मिलती नहीं है आगे जाकर, वही समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, लंब रेखाएं क्या होती हैं? लंब रेखाएं जो एक सीधी रेखा हो और एक उसके ऊपर ऐसे रेखा आए, उसके ऊपर एक लंबवत सीधी रेखा जो आती है। एक सीधी क्षैतिज रेखा पर आई हुई एक सीधी लंबवत रेखा, जब उन दोनों रेखाओं के संगम पर क्या हो? 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? लंब रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखा क्या है? लंब रेखा है। किस पर? इस रेखा पर। ठीक है, तो ये लंब रेखाएं होती हैं। रेखा खंड की बात करें तो देखिए, हम जब कोई भी रेखा हो और उसका हम जब खंडित कर दें तो वो रेखा खंड कहलाती है। आपको ये लग रहा होगा, लेकिन देखिए ये रेखा खंड होता कैसे है। देखो, हम कभी भी रेखा नहीं, रेखा क्या होती है? रेखा होती है अनंत लंबाई की। ठीक है, अनंत लंबाई, रेखा की अनंत लंबाई होती है। हम खींचते ही चले जाएंगे, खींचते ही चले जाएंगे और वो चलती ही रहेगी निरंतर। यानी रेखा क्या होती है? अनंत लंबाई की होती है। लेकिन जब दो बिंदुओं को मिलाकर एक निश्चित दूरी पे बनाई जाती है तो वो रेखा खंड होती है। हम जो खींचते हैं, कहते हैं 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ या 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, तो वो रेखा नहीं होती है, वो रेखा खंड होती है। ठीक है, तो रेखा खंड की एक नाप होती है, लेकिन रेखा क्या होती है? अनंत लंबाई की होती है। फिर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है भाई? वृत्त की त्रिज्या वो होती है, वो रेखा होती है जिसके सहायता से वो संपूर्ण वृत्त का निर्माण होता है, तो वो वृत्त की त्रिज्या होती है। अब वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग क्या होता है? वर्ग वो आकृति होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती हैं? समान होती हैं, वो वर्ग कहलाती है। ऐसी आकृति वर्ग कहलाती है। और जिसके क्या होते हैं? चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और लंबाई और चौड़ाई समान होती है। अब मैंने इनकी परिभाषाएं आपको ओरली समझा दी हैं, लेकिन आपको अगर पढ़ना है, इसे नोट डाउन करना है, तो अभी हम उसे बोर्ड पर भी देख लेंगे। फिलहाल आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। तो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। यहाँ कम से कम 3 ऐसे बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में से कोई अपरिभाषित है? क्या ये अभिधारणाएं विरोधी हैं? क्या ये न्यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। देखो, ए और बी दो भिन्न बिंदु हैं। ठीक है, एक बिंदु है ए
और एक बिंदु है बी। अब तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। ए और बी के बीच में यहाँ पे सी है, ठीक है। यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ पे बीच में सी आ गया है। तो उससे क्या है, यहाँ कम से अब ये कह रहा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक ही रेखा पर स्थित ना हो? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये अवधारणाएं क्या हो गई, एक दूसरे की विरोधी हो गई। कैसे? क्योंकि भैया देखो, ये अगर ये तीनों एक ही पास में है, ठीक है, ये कह रहा है कि ए और बी जो है वो 2 भिन्न बिंदु हैं, लेकिन ए और बी बिंदु हैं एक ही जगह पर, ठीक है। एक तीसरा बिंदु सी है जो कि इनके बीच में है। तो बीच में तब आएगा जब ये सीध में होंगे, जब सीध में चीज़ होगी तब उसके बीच में कुछ आएगा, और जब बीच में आएगा तो ये एक सीधी रेखा पे बन जाएगा, तो एक सीधी रेखा पे स्थित हो जाएंगे। और उसके बाद है जैसे कि यदि 2 बिंदु ए और बी के बीच में बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है। ये ए है बिंदु, ये बी बिंदु है और ये है सी बिंदु। अब ये ए सी बराबर क्या है, ए बी, नहीं सॉरी, ए सी बराबर बी सी है। मतलब ये जितनी रेखा वो इतनी रेखा है, मतलब इसको बी से बराबर काट रही है। और ए सी क्या दे रखा है, 1/2 ए बी दे रखा है। ए सी बराबर 1/2 ए बी, यानी कि आधी है। तो आधी ही तो है ए सी। ए सी क्या है, ये कंप्लीट ए बी की आधी है। अब एक आकृति खींच कर इसको स्पष्ट कीजिए, बस यही तो इसकी आकृति है और कुछ थोड़ी ना है। आगे देखो, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। वही बात जो अभी हमने देखी, ये देखो यहाँ ये ए था, ये बी था, बीच में सी था, ये इसका मध्य बिंदु। गैप सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इसे आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है। अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तब मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। क्योंकि अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा जानने में, या अगर आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा, तो मेरा बेवजह में वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है यहाँ पर। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तब मैं ज़रूर बना दूंगी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जैसे आकृति 5.10 ये है। यदि ए सी बराबर बी डी है, ठीक है, ए सी बराबर है बी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी भी होना चाहिए। मतलब ये पोर्शन छोड़ दो तो इतना पार्ट इक्वल टू इतना भी होना चाहिए। फिर 7वां क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लिड के अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। अच्छा ठीक है, ये अभिग्रहित की बात है, ठीक है। 5वीं अभिग्रहित एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, इस पर प्रश्न किया गया है। तो आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में आप इस पर विचार करेंगे और फिर अपने विचार हमें कमेंट में बताएंगे। फिर हम बताएंगे आपको कि ये क्यों है ऐसा, ठीक है। क्योंकि मुझे अगर मैं सब कुछ बता दूंगी तो आप फिर कुछ प्रैक्टिस कैसे करोगे ना। आप भी करो कुछ क्वेश्चन सॉल्व, अगर नहीं आता तो आप पूछो। अगर मैं नहीं बताती हूँ तो मेरी गलती है, लेकिन अगर आप पूछेंगे ही नहीं तो फिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं रहेगी। तो आपको भी पढ़ना है और आपको भी पूछना है क्वेश्चन, ओके। आप क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे पता भी चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। अब मुझे अगर आप कहेंगे, अगर आपको इनकी परिभाषाएँ चाहिए तो आप बता दीजिए, मैं इनकी परिभाषाएँ आपको प्रोवाइड करा दूँगी। आप कमेंट कर दीजिएगा एक बार कि आपको इसके बाकी के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए या किस किस क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, तो उसकी मैं अलग से बना दूंगी। बाकी इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पोर्शन है, मेन अभिधारणा और अभिग्रहित के बारे में है, तो इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा ये थ्योरिकल पोर्शन है, इसमें और कुछ भी नहीं है। आप जैसे इसके बाद 5.2 आ जाती है कि आप न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके, और क्या न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। तो इन प्रश्नों को आप स्वयं करेंगे, और यदि आपको नहीं आता है तब आप कमेंट करेंगे, ठीक है। स्वयं करने का प्रयास करें, ठीक है। बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होता है। अब सारांश की बात करते हैं। तो इस अध्याय में हमने किन किन बिंदुओं का अध्ययन किया। यद्यपि न्यूक्लिड ने बिंदु, रेखा और तल को परिभाषित किया है, परंतु गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गणितज्ञों ने जो है इसको स्वीकार नहीं किया, जो न्यूक्लिड ने परिभाषाएं दी उन्हें। इसीलिए ज्यामिति में इन्हें अब अपरिभाषित पदों के रूप में लिया जाता है। और अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य होती हैं, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है। तो इन्हें कोई सिद्ध करने के लिए आपसे नहीं कहेगा। अभिग्रहित और अभिधारणाएं क्या है, जो कि मान ली गई हैं, वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सब जगह पर सत्य हैं। अब उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।
और प्रमेय वे कथन हैं जिन्हें परिभाषाओं, अभिग्रहों तो पहले सिद्ध किए गए कथनों और निगमनिक तर्कण द्वारा सिद्ध किया जाता है। यानी प्रमेय को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्रमेय को सिद्ध किया जाता है और अभिधारणा और अभिग्रही जो होती है उन्हें सिद्ध नहीं किया जाता। ये अंतर है इन दोनों चीज़ों में। फिर न्यूक्लिड के कुछ ग्रहित यहाँ पे दिए गए, जैसे वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। बराबर को बराबर में जोड़ो तो पूर्ण बराबर होगा, बराबर को बराबर में घटाएं तो शेषफल बराबर होगा। वे वस्तुएं परस्पर संपाती होंगी जो एक दूसरे के बराबर होंगी और पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तु के दुगने बराबर होते हैं और आधे बराबर होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अभिधारणाएं निम्न दिए गए हैं। जैसे अभिधारणा पहली है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। फिर से देखते हैं अभिधारणाएं क्या कहती है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये बिंदु है, ये बिंदु, तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। फिर अभिधारणा 2 क्या कहता है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अभिधारणा 3 कहती है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अभिधारणा 4 कहता है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, समकोण कोण। अभिधारणा 5 कहती है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। फिर छठा कह रहा है कि न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के 2 समतुल्य रूपांतरण है। पहला क्या है कि प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समानांतर होती है। एक रेखा है जिसका नाम L है और प्रत्येक बिंदु P क्या है, प्रत्येक बिंदु है, P मतलब पॉइंट हो गया, ठीक है। और एक अद्वितीय रेखा M होती है जो P से होकर जाती है और L के समानांतर होती है। फिर 2 भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समानांतर नहीं हो सकती। जैसे कि एक रेखा ये प्रतिच्छेदित मतलब उसको काटना, अब ये रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है और तो फिर एक दूसरे के समानांतर कैसे हो सकती है, एक ही रेखा के समानांतर कैसे हो सकती है। एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है, इसके समानांतर जो रेखा आएगी वो ऐसे आएगी और जो ऐसे आएगा वो इसके समानांतर तो हो नहीं सकता और जो इसके समानांतर रेखा आएगी वो ऐसे आएगी, तो ये ऐसे बन जाएगा। इसीलिए तो ये कह रहा है कि 2 भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे के एक ही रेखा के समान। इसी प्रकार से यहाँ पर कहता है न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के बारे में कि न्यूक्लिड की जो 7वां पॉइंट कहता है कि न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को पहली 4 अभिधारणाओं की सहायता से सिद्ध करने के सभी प्रयत्न असफल रहे, परंतु इससे अन्य ज्यामितियों की खोज हुई है जिन्हें अन्यूक्लिडीय ज्यामितियाँ कही जाती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या कहने का प्रयास किया। तो मैंने आपको अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फिर दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो वो सब्सक्राइब भी कर सकता है। और बाकी इसी के साथ आप लोग बने रहिए वीडियो पर। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत सभी को।